क्लास में वेपर प्रेशर का टॉपिक शुरू किया था। सर जी कल का टॉपिक रिवाइज कर दें। वेपर प्रेशर के बारे में हम कहा कि in equilibrium with liquid is called vapor pressure। कि किसी क्लोज्ड कंटेनर में अगर आप कोई लिक्विड लें, किसी बंद बर्तन में कोई लिक्विड हो, शुरू में लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो सरफेस ऑफ लिक्विड को छोड़ के वेपर्स में जाते हैं, वो लिक्विड के ऊपर जितनी खाली जगह है उस पे इकट्ठे होते रहते हैं। शुरू में सिर्फ लिक्विड वेपर्स में जाता है, लेकिन जब ऊपर कुछ वेपर्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उन वेपर्स से कुछ वेपर्स सरफेस ऑफ लिक्विड से टकराते हैं और उन्हें लिक्विड दोबारा से कैप्चर कर लेता है। कल हमने ये जो फिगर मैंने बनाई है, कल ये बड़ी तफसील से पढ़ी थी, जो कल मौजूद नहीं थे वो ज्यादा गौर से सुने ताकि आज वाला लेक्चर वो समझ सके। 4 दिन 5 दिन उसका असर जरूर रहता है। रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी जो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। तो ये एक लेक्चर मिस करेंगे तो अगले कई दिन तक उसके असरात रहेंगे। और दूसरी दफा लेक्चर चाहे जितनी भी तवज्जो से और जितने भी इन्हमाक के साथ दिया जाए, वो कभी भी उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना पहला लेक्चर जो मेन लेक्चर होता है वो यूजफुल होता है। यानी फर्स्ट टाइम जब कोई टॉपिक समझाया जाता है उसको बहुत सी चीजें आ जाती हैं कॉन्सेप्ट बिल्ड अप करने के लिए। रिवाइज करते हुए मेन चीजें दोहरा दी जाती हैं, लेकिन बाकी एग्जांपल्स आमतौर पे वो कोड करना ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो लेक्चर कभी मिस ना करें। मैं कल वाला लेक्चर दोहरा देता हूँ और उसी को आज फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। वेपर प्रेशर का टॉपिक कल हमने पढ़ा था। ये जो बोर्ड बनी हुई है, इस पे कंटेनर, ये लिक्विड है, ऊपर खाली जगह है, हवा है, शुरू में वेपर्स नहीं है। शुरू में सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल वेपर्स में चेंज होते हैं, यहाँ से अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से यहाँ इकट्ठे होते हैं। शुरू में ये सिर्फ लिक्विड वेपर्स में चेंज हो रहा है। जब कुछ वेपर्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं तो कोई कोई वेपर्स वापस आना शुरू हो जाता है। कोई वेपर मॉलिक्यूल सरफेस ऑफ लिक्विड से टकराता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। गोया के लिक्विड अब भी वेपर्स में चेंज हो रहा है, लेकिन कोई कोई वेपर्स वापस लिक्विड में भी चेंज हो रहे हैं। लेकिन अब भी वेपर्स बनने की रफ्तार ज्यादा है और वापस आने की कम है। ये एरो मैंने बड़ा लगाया, ये छोटा। ये शुरू में सिर्फ वन साइडेड एरो है, यानी लिक्विड वेपर्स में जा रहा है। कुछ देर के बाद लिक्विड वेपर में जा रहा है, कोई कोई वापस भी आ रहे हैं। ये बड़ा एरो का मतलब है इधर जाने के अमकान ज्यादा है, वापस आने के कम। अगर काफी देर लिक्विड के ऊपर जो स्पेस है
that get saturated with vapors. यहाँ वेपर्स जितने समा सकते थे वो समा जाते हैं, मैक्सिमम वेपर्स यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। उसका इफेक्ट क्या होता है कि जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स अब वेपर्स में जाते हैं उतने ही वेपर्स वापस आना शुरू हो जाते हैं। इस स्टेज को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। इस उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर exerted by the vapors and they are in equilibrium with the liquid is called vapor pressure. यहाँ पे लेकिन वो हर लम्हे लेकिन जब कांस्टेंट हो जाएगा। This pressure exerted by the vapors when they are in equilibrium with the liquid is called vapor pressure. प्रेशर ये प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करता है? एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगी उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। पानी का वेपर प्रेशर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से। तो स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस lesser is the vapor pressure. Number 2, temperature. जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ता चला जाएगा। गर्म करने से वेपर बढ़ता है। वजह आप जानते हैं कि गर्म करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनके वेपर्स में जाने के इम्कानात बढ़ते हैं। हर टेम्परेचर पे प्रेशर मुख्तलिफ होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर 4.8 है, 20 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 18 है। इसी तरह 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 55 है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 760 है। हर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मुख्तलिफ होता है। किताब में एक टेबल दिया होगा जिसमें डिफरेंट टेम्परेचर्स पे पानी का वेपर प्रेशर दिया हुआ, 0 पे, 10 पे, 20 पे, 30, 40, 50 पे। तो आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ता जा रहा है। आज ये ग्राफ हम स्टडी करेंगे तो दोबारा इसका तस्करा है। 2 चीजें बड़ी अहम है। एक, वेपर प्रेशर अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता, और नंबर 2, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे भी डिपेंड नहीं करता। 2 चीजों पे डिपेंड करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और टेम्परेचर पे, और 2 पे डिपेंड नहीं करता, सरफेस एरिया पे और अमाउंट ऑफ लिक्विड। आज का लेक्चर शुरू हो रहा है वो है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है। अक्सर पेपर में 4 मार्क्स का आता है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। इसे कहते हैं मैनोमीट्रिक मेथड ऑफ मेजरिंग वेपर प्रेशर। मैनोमीट्रिक मेथड। इस डायग्राम पे गौर कीजिए। ये ग्राउंड वाटर फ्लास्क है, इसमें वो लिक्विड डाल रहे हैं जिसका वेपर प्रेशर आपने मालूम किया। RBF से मुराद है राउंड बॉटम फ्लास्क। इसमें लिक्विड डालने हैं जिसका वेपर प्रेशर मालूम कर। इसके साथ एक ये शीशे की ट्यूब है, एक तरफ ये वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है
एक तरफ ये यू शेप ट्यूब जिसमें मरकरी भरा हुआ है उससे कनेक्टेड है, इसे कहते हैं मैनोमीटर। यू शेप ट्यूब हैविंग मरकरी इन इट इज कॉल्ड मैनोमीटर, प्रेशर मेजर करने के लिए। ये बीच में स्केल लगी हुई है, पैमाना, इसका लेवल नोट करने। ध्यान से अब सुनना इसकी वर्किंग, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखनी, समझानी है, खुद से आप पढ़ेंगे या समझ के खुद लिखेंगे। आपने यहाँ लिक्विड ले लिया जिसका वेपर प्रेशर मालूम करना है, उसके साथ वैक्यूम पंप लगा दिया और मर्करी मैनोमीटर लगा। शुरू में इस यू शेप ट्यूब में मर्करी का लेवल दोनों तरफ बराबर होगा शुरू में। क्यों? इधर से इसके हवा का होगा, इसके अंदर लेवल बराबर होगा। ये फिगर जो बनी हुई है ये शुरू में नहीं बनी, ये आखिर में जाकर बनी हुई। शुरू में दोनों तरफ लेवल बराबर होगा। आप ऐसे जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम करना है उसकी कुल्फी जमा, सॉलिड बना। जब ये फ्रीज हो जाए तो वैक्यूम पंप जो हवा को खींचती है वो वैक्यूम पंप की सेपरेटर्स में से इधर सब करेगा, खींचता जाएगा हवा। जब इधर से हवा का दबाव कम से लेवल ऊंचा होगा, इधर लेवल ऊंचा होगा, इधर से लेवल नीचे आएगा, क्योंकि दबाव कायम है, इधर से हवा का दबाव कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि वैक्यूम पंप हवा को खींचता जा रहा है। मैक्सिमम आप देखेंगे जितना ये लेवल इधर से ऊंचा हो जाए, इसका मतलब है इस सेपरेटर्स में से आपने सारी हवा खींच। ये जो लिक्विड फ्रीज किया था इसे मेल्ट करें, मेल्ट करेंगे तो कुछ हवा लिक्विड के अंदर जस्ट शुदा होती है, वो भी इस लिक्विड से बाहर निकल आएगी। फिर फ्रीज करना और फिर वैक्यूम पंप चलाएं। मकसद एक है, इस ऑपरेटर्स में से सारी हवा खींच ली जाए। फ्रीज करें, वैक्यूम पंप चला के हवा निकालें, फिर मेल्ट करें, फिर फ्रीज करें और फिर हवा निकालें। ये अमल 3-4 दफा दोहराएं ताकि इस ऑपरेटर्स में से मैक्सिमम हवा खींच ली जाए। जब ये हवा खींच लें, यहां से लेवल ऊंचा हो चुका है, इधर से नीचे है, इस सारे ऑपरेटर्स में वैक्यूम है। अब आप इधर से ये वैक्यूम पंप वाली साइड से स्टॉपर बंद करते हैं ये बात, और इस फ्लास्क को थर्मोस्टेट में रख दो। थर्मोस्टेट एक ऐसा ऑपरेटर्स होता है जो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। मसलन आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर मालूम करना है तो थर्मोस्टेट 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिक्स करना है। ये थर्मोस्टेट कोई अनोखी चीज नहीं है, आपने भी देखी हुई है। देखिए कभी थर्मोस्टेट देखी हुई है लेकिन मुकर जाते हैं, तो मैंने लिखा। मसलन घरों में बिजली की इस्त्री, उसके ऊपर एक रेगुलेटर लगा होता है, कितना गर्म करना है उस पर आप फिट करते हैं। जब उस टेम्परेचर पे इस्त्री पहुंचती है वो बहुत ऑफ हो जाता है और कम होने लगता है तो ऑन हो जाता है। देखा हुआ कि नहीं? अभी तो आप कह रहे हो, मुमकिन है आप कहें जी मैंने तो आज तक इस्त्री कभी की नहीं, कपड़े ये तो हमारा मुलाजम करता है या मेरी वालदा इस्त्री करती है, मैंने तो आज तक इस्त्री नहीं की। कोई बात, शायद आपने कभी
रेफ्रिजरेटर देखता हूँ, जिसे प्यार से फ्रिज कहते हैं, उसके अंदर भी एक थर्मोस्टेट लगी होती है कि कितना ठंडा कर, या एयर कंडीशनर देखता हूँ, उसके साथ भी रिमोट मिलता है कि कितने टेम्परेचर तक ठंडा कर, जब उस टेम्परेचर पे पहुंचता है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, बढ़ने लगता है टेम्परेचर फिर ऑन हो जाता है। ये सारे थर्मोस्टेट, आप इस क्लास को थर्मोस्टेट में रख दें, जिस टेम्परेचर पे आपने वेपर प्रेशर मालूम करना है उस टेम्परेचर पे आपका जी चाह रहा है कि 40 डिग्री पे वेपर प्रेशर मालूम करो, तो 40 डिग्री टेम्परेचर करके उस पर अब लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा, यहाँ से ये वेपर्स जाएंगे, इधर से जो वैक्यूम पंप की तरफ से रास्ता आपने बंद कर देना है, ये वेपर्स इस तरफ जाके मर्क्यूरी लेवल को नीचे पुश करेंगे। पहले इस सारे ऑपरेटर्स में वैक्यूम था, अब इसमें वेपर्स बनने शुरू हो गए। पहले ये मर्क्यूरी लेवल इधर से ऊंचा था क्योंकि अंदर वैक्यूम था, इधर से नीचा था क्योंकि इधर से हवा का दबाव था। अब ये वेपर्स जाके मर्क्यूरी लेवल को नीचे पुश करेंगे। अब 3 सूरतें हो सकती हैं, ध्यान से सुनना। एक सूरत ये हो सकती है, इतने वेपर्स बने, वेपर्स का प्रेशर इतना हो जितना हवा का दबाव, तो फिर ये मर्क्यूरी लेवल दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। इधर से वेपर्स का प्रेशर, इधर से हवा का दबाव अगर बराबर हुए तो लेवल भी दोनों तरफ बराबर। ये एक सूरत है, ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर कितना। दूसरी सूरत कि अगर वेपर्स का प्रेशर कम हो और हवा का दबाव ज्यादा हो, तो लेवल हवा की तरफ से नीचे और वेपर्स की तरफ से नीचा होगा। अगर हवा का दबाव ज्यादा है 760 और वेपर्स का प्रेशर फर्ज करें 700 है, तो जिस तरफ से ये खुला हुआ मैनोमीटर उधर से लेवल नीचे होगा, तो दूसरी तरफ से ऊंचा। और तीसरी सूरत है, अगर वेपर्स का प्रेशर ज्यादा हो, हवा का दबाव कम हो, मतलब वेपर्स का प्रेशर 800 हो और हवा का दबाव 760 मिलीमीटर है, तो फिर वेपर्स की तरफ से ये लेवल नीचे होगा और दूसरी तरफ से नीचा होगा। ये आपके ख्याल में इस फिगर में वेपर्स का प्रेशर हवा के दबाव से ज्यादा है या कम है या बराबर है? जी, ये जो फिगर बनी हुई है इसमें वेपर्स की तरफ से लेवल नीचे शो किया, इसका मतलब वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर आप एक फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या होगा? है और डेल्टा एच 40 मिलीमीटर इधर से नीचे है, तो 760 प्लस 40 वेपर प्रेशर, इसका मतलब है 8 क्वेश्चन लगेगी। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच। कभी ये वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस डेल्टा एच भी हो सकता है अगर हवा की तरफ से नीचे हो, और वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकता है अगर लेवल बराबर हो। तो तीनों सूरतें हैं, ये फिगर इस इक्वेशन के मुताबिक पेपर में आए, फिगर बनाए और 5-7 फिक्रे जैसे तैसे डिस्क्रिप्शन में लिखना है। सबसे ज्यादा अहमियत इस फिगर की है, दूसरे नंबर पे इस इक्वेशन की और तीसरे नंबर पे डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन में 1-2 फिगर कम ज्यादा होने जो पास करनी पड़ता है, लेकिन फिगर या इक्वेशन ना लिखने से बहुत ज्यादा फर्क। तो जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम करना है उसे राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल के फ्रीज किया,
वैक्यूम पंप के जरिए उसके ऊपर से हवा निकाल दी। ये अमल 2-3 दफा दोहराया ताकि मैक्सिमम वैक्यूम प्रोड्यूस हो ऑपरेटर के अंदर। तीसरा स्टेप, इसे थर्मोस्टेट में रखा, लिक्विड वेपर में चेंज हुआ और उसने मर्क्यूरी लेवल को जाके नीचे पुश किया। अगर मर्क्यूरी लेवल दोनों तरफ बराबर हो जाए तो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। अगर वेपर्स की तरफ से ये लेवल नीचे हो जाए तो इसका मतलब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है। तो वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच। किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम किया जा सकता है। बहुत ज्यादा ये पेपर से पूछा जाता है। अब है बॉइलिंग पॉइंट, बड़ा अच्छा टॉपिक। इसमें से भी ज्यादा अमकान है रीजनिंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई, गिव रीजन टाइप वाले। बॉइलिंग पॉइंट, the temperature at which vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure or any other external pressure। बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर का नाम है, वो टेम्परेचर जिस पे पहुंच के लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए। उस लिक्विड पे जितना दबाव लगाया है, खुले बर्तन में लिक्विड हो तो उस दबाव होता है, तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और इसकी निशानी ये होती है कि आप किसी लिक्विड को गर्म करें तो शुरू में उसके अंदर बबल्स बनते हैं बुलबुले से, लेकिन वो सरफेस पे आने से पहले ही अंदर ही डूब जाते हैं या अंदर ही लिक्विड के रह जाते हैं। जब लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए तो एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रीम ऑफ बबल्स, नीचे से बुलबुले लगातार उठते हैं और सरफेस पे आके बस्ट होते हैं। वो जो बुलबुले हैं उनके अंदर वेपर्स हैं और उनका प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है जो हवा के दबाव के बराबर हो जाता है। फिर वो सरफेस पे आते हैं और सरफेस पे आके बस्ट होना शुरू होते हैं। अगर उनके अंदर प्रेशर कम हो, हवा के दबाव से कम प्रेशर हो उन वेपर्स का, तो वो सरफेस पे नहीं आ सकेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की निशानी ये होती है एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ बबल्स, लगातार एक लहर बबल्स की कम्स टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड बर्स्ट एट सरफेस। सरफेस पे आके वो फटना शुरू हो जाता है। ये निशानी होती है कि लिक्विड बॉयल होना शुरू हो। और वो जो बबल्स फट रहे होते हैं सरफेस पे, उसी की वजह से जब बॉयल कर रहा हो लिक्विड तो आवाज सी आना शुरू होती है। वो इसका मतलब होता है कि सरफेस पे बबल्स पहुंच रहे हैं। अब सरफेस पे पहुंचने का मतलब है वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ चुका है। तो वो टेम्परेचर जिस पे पहुंच के वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए उसे बॉइलिंग पॉइंट है। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। इधर टेम्परेचर है, इधर वेपर प्रेशर है। ध्यान से देखना, फर्ज करें कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर तकरीबन 4.8 है। ये अल्कोहल का वेपर प्रेशर है, ईथर का 200 है। याद रखें कि हर लिक्विड का ग्राफ एक मुख्तलिफ पॉइंट से शुरू होता है, किंतु 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हर एक का वेपर प्रेशर दूसरे से मुख्तलिफ। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी का वेपर प्रेशर 4.8 है और ईथर का 200, इसलिए ईथर का ग्राफ ऊपर से शुरू हो रहा है और पानी का बहुत नीचे से शुरू हो रहा है, अल्कोहल का उससे थोड़ा सा। अब पानी के ग्राफ को देखें, जो आप इधर जाते हैं, इधर जाने का मतलब है गर्म कर रहे हैं, इधर से ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जो गर्म कर रहे हैं ग्राफ ऊपर को जा रहा है।
टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये बात बड़ी दिलचस्प है। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी लाइन बना दो, ये कर्व है। इसका मतलब है शुरू में वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। 0 से 20 करेंगे टेम्परेचर, वेपर प्रेशर 4.8 से तकरीबन 18 हो जाए, तकरीबन 13 का इजाफा हो। लेकिन 90 से 100 करेंगे तो वेपर प्रेशर में तकरीबन 200 का इजाफा हो। तो शुरू में वेपर प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, 10 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ेगा, 20 से थोड़ा सा और, 30 पे थोड़ा सा और, 40 पे और, 50 पे और, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंच के तेजी से इजाफा। कभी कोई आपसे कहे कि ये ग्राफ आपने स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं बनाई, तो कहेंगे जी वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं करता। स्ट्रेट लाइन होती ना तो यूनिफॉर्म इंक्रीज होता, शुरू में थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट के करीब पहुंच के तेजी से इजाफा। ये जो पॉइंट है 100 जहां मैंने लिखा, इस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर यानी 760 के बराबर आ गया। ये लाइन एक्सटर्नल प्रेशर को जाहिर करता है। तो जब पानी का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट। ईथर का ग्राफ 200 से शुरू हो रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ईथर का वेपर प्रेशर 200, 10 पे इतना, 20 पे इतना, 34 पे इतना, उस पे उसका वेपर प्रेशर 34 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सटर्नल के बराबर आ जाता है। हम कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट 34 है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 78 है। तो वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ जाए, ये 760 एक्सटर्नल की अलामत है, इसके बराबर लेके आना। ये इथिलीन ग्लाइकोल ग्राफ है जो नीचे नहीं जा रहा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अभी इसका वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर नहीं आया, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी यहाँ जाके एक्सटर्नल के बराबर है, तकरीबन 290 पे। तो जितना किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता है उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट कम है। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा, पानी का वेपर प्रेशर तीनों में से कम है, बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा। ग्लाइकोल का वेपर प्रेशर सबसे कम है, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो वो टेम्परेचर, ये वाला टेम्परेचर, ये वाला जिस पे पहुंच के तो वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आ गया, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग। इसका मतलब है लिक्विड को बॉइल करने के लिए वेपर प्रेशर को एक्सटर्नल के बराबर लाना जरूरी है। एक्सप्रेशन is 7 एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दूं तो फिर क्या होगा? जो मैं करने लगा हूं आपने नहीं करना है ऐसा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर इतना कर दिया है, अब वेपर प्रेशर को उसके बराबर लाना पड़ेगा। अगर उसके बराबर लाना है तो आपको और गर्म करना पड़ेगा। तो आप ये वेपर प्रेशर किसके बराबर है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसका भी बढ़ जाएगा, पानी का भी बढ़ जाएगा। मसलन अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1489 कर दिया जाए, 1499, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जितना एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ता जाएगा।
इसके उलट एक्सटर्नल प्रेशर कम है बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दें तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एक्सटर्नल काम करते हैं तो बहुत में आता है 99%। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट सी लेवल पे और है और मरी में और है और माउंट एवरेस्ट पे और है। हाई एल्टीट्यूड्स पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो जाता है? तो सी लेवल पे हवा का दबाव है 760, पानी को बॉयल करने के लिए उसका वेपर प्रेशर 760 करना पड़ेगा। मरी में हवा का दबाव तकरीबन 750 मिलीमीटर रह जाता है, 0.921 एटमॉस्फेयर। एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है, इसलिए वेपर प्रेशर भी 0.921 यानी 750 करना पड़ेगा। तकरीबन 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर प्रेशर 750 होता है। माउंट एवरेस्ट पे चले जाएं, वहां 323 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वेपर प्रेशर 323 हो जाता है, पानी 60। और अगर आप प्रेशर बहुत कम करते हैं, कितना कम करते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर कम करके आप 4 मिलीमीटर करते हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल करते हैं। उबलता हुआ ठंडा, तो हर टेम्परेचर पे हर एक्सटर्नल प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट मुख्तलिफ होता है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर कम करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कम होने की मिसालें हैं मरी, माउंट एवरेस्ट, हाई एल्टीट्यूड्स, उस पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाता है। और बढ़ने की भी कुछ मिसालें हैं प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया जाता है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। अभी ये क्वेश्चंस कल जारी रहेंगे। जो कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, व्हाई टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट और स्टीम काजेस मोर सीवियर बर्न्स, ये अभी इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं। कल इनको जारी रखेंगे, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और लेक्चर मिस होता है